पता नहीं क्या वे एक दूसरे पर लदे थे। क्या तारे ऐसा करते हैं? पत्ते तो करते हैं। नहीं, लदे नहीं थे। दुकानदार ने सिर हिलाया। वह चुप हो गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। क्या आप पेड़ के इधर के हिस्से की डालियां कटवा कर दे सकते हैं? लड़का इस बार लकड़ियों की जगह डालियां बोला। नहीं, वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी मैं इसे नहीं छूऊंगा। ये पेड़ पीछे वकील के घर से निकला है। जड़ें वहां हैं। उसका पेड़ है, वहीं से तने पर चढ़ा भी जा सकता है। तुम्हें अगर इसकी डालियां चाहिए तो उसके पास जाओ। वह चाहेगा तो तुम्हें तने पर चढ़कर यहाँ तक आने देगा। अगर 2-4 टहनियां चाहिए तो अक्सर यहाँ गिर जाती हैं, कभी पतंग की डोर से, कभी बंदरों के कूदने से। नहीं, मुझे बहुत चाहिए, जितनी इधर है वे सब। साल भर की दवा बनानी है। पतझड़ साल में एक ही बार आता है। सूखी टहनियां तभी मिलती हैं। वैद्य जी के पास और भी मरीज आते हैं, उनके भी काम आएंगी। किसे चाहिए? दुकानदार ने जेब से पीतल की चुनौती निकाली। तंबाकू और चूना हथेली पर रखकर घिसने लगा। क्या दवा? तुम्हें बीमारी है? नहीं, लड़का हड़बड़ा गया। भाई को? क्या वैद्य जी जानते हैं? तुम नहीं जानते, उन्होंने बताया नहीं। दुकानदार कुछ क्षण लड़के को देखता रहा, फिर पुतलियों को आंखों के कोनों पर टिकाकर पूछा, कहाँ लगेगी? क्या दवा? लड़के ने दुकानदार को देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई थीं। थोड़ी और सिकुड़ती तो बंद हो जाती। होंठ हल्के से फैल गए थे। थोड़े और फैलते तो हंसी बन जाती। उसने उन फैले होंठों के बीच में तंबाकू दबाया। देखना, अगर तुम्हारे भाई को फायदा हो तो मुझे भी बताना। मुझे भी तकलीफ रहती है, अक्सर बाद में सूजन आ जाती है। दुकानदार की बातों से लड़का अचकचा गया। वकील के घर का रास्ता किधर से है? उसने पूछा। यहाँ से बाहर निकलकर दाएं घूमना, काले बिच्छू का तेल बेचने वाले बोर्ड की दुकान पर रुक जाना, वहां से सटी हुई गली में चले जाना। थोड़ी दूर जाने पर एक टूटा फव्वारा दिखेगा, उसके पीछे छोटा मंदिर है, सामने उसका घर है। फव्वारे से तुम्हें पेड़ का मोटा तना दिखेगा, उस पर हमेशा गीलापन रहता है, जैसे मस्त हाथी के माथे से मद निकलता है। उसी तरह जो पेड़ सैकड़ों साल पुराने हो जाते हैं, उनके तने से हमेशा आंसू बहते हैं, जैसे अंदर की आत्मा मुक्ति चाहती है। तुम्हें फव्वारे से उसके आंसू दिखेंगे। शायद वैद्य ने इसीलिए इस पेड़ की डालें मांगी हैं। उसने इसका तना देखा होगा। ये आंसू अमृत की बूंदों में बदल जाते हैं। पुरानी किताबों में लिखा है। पुराने लकड़हारे इसे जानते हैं। दुकानदार चुप हो गया। लड़के ने सिर हिलाया और टाल से बाहर आ गया। टाल से बिच्छू के तेल की दुकान तक एक पतली गली जाती थी। लड़का उस गली में घुस गया। वह बहुत सक्रिय थी, उसमें धूप नहीं आती थी। गली में मकानों के छज्जे मिले हुए थे, उन पर रंगीन कपड़े लटक रहे थे। कुछ कपड़े ज्यादा लंबे थे, उसी समय सुखाए गए थे। उनकी बूंदें नीचे गिर रही थीं। दुकानें बंद थीं। गली में नीचे दुकान, ऊपर मकान थे। दुकानों के पतरों के नीचे कुत्ते नाली की ठंडक में दुबके हुए थे। लड़के ने गली पार की। गली पार करते हुए उसने भड़भूंजे, रंगरेज, कठपुतली, नग, चांदी का वरक और चमड़े का मशक बनाने वालों की दुकानें और घर पार किए। लड़का जब इन सबको पार कर रहा था, उसके मन में ख्याल आया कि टाल वाले का झूठ यहाँ काम नहीं करेगा। पेड़ का तना वकील के घर में था। दवा के लिए डालों की जरूरत बताने पर वह अपनी तरफ की डालें कटवा सकता था। बिच्छू के तेल की दुकान पर पहुंचने तक लड़के ने दूसरा झूठ सोच लिया। दुकान से सटी हुई गली से लड़का अंदर चला गया। टूटे फव्वारे पर पहुंचकर लड़के को पेड़ का तना दिख गया। पेड़ के तने से आंसू गिर रहे थे। पीले रंग की नीची चारदीवारी वाला घर था वह। बाहर वकील का नाम लिखा था। लोहे का दरवाजा बंद था। लड़के ने छत से इस घर में गाय बंदी देखी थी। भूसे के ढेर देखे थे। ये दीवार, ये दरवाजा नहीं देखा था। दीवार के पीछे उसे गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी। तभी दरवाजा खोलकर एक आदमी बाहर आया। वह हरे रंग का चौकोर खानों वाला अंगोछा लपेटे था। लड़के ने अंगोछे से उसे पहचान लिया। इसे लपेटकर गाय का दूध निकालते हुए उसने कई बार छत से उसे देखा था। वह दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में ताजे निकाले दूध की बाल्टी थी। लड़का उसके पास गया। वकील साहब से मिलना है। उसने लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सिर हिलाकर अंदर जाने का इशारा किया। लड़का दरवाजे से अंदर चला गया। अंदर घुसने पर एक रास्ता कुछ दूर तक बिल्कुल सीधा जाता था। उसके दोनों ओर बैंगनी फूलों वाले पौधे लगे थे। एक बाएं हाथ पर घूम गया था। वहां वह एक जालीदार कमरे से होता हुआ आगे चला गया था। एक खुली जगह को तारों वाली जाली से घेरकर बैठने की जगह बनाई गई थी। उस जाली पर भी वकील के नाम की पट्टी लटक रही थी।
अंदर प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी थीं। एक छोटी मेज के पीछे ऊंट के चमड़े वाली ऊंची कुर्सी थी। वह वकील की थी। प्लास्टिक की कुर्सियों पर 2 आदमी बैठे थे। वे वकील का इंतजार कर रहे थे। लड़का भी एक कुर्सी पर बैठ गया। वह भी इंतजार करने लगा। लड़के ने उस रास्ते को आगे जाते हुए देखा। वही आगे जाकर दीवार के पीछे घूम गया था। पेड़ का तना वही था, गाय वही थी, आदमी वही दूध निकालता था। लड़के का मन हुआ कि उस जगह पर जाकर अपनी छत देखे, जैसे लड़की आंगन से देखती है। लड़के का मन हुआ कि उस जगह पर जाकर पेड़ के गीले तने को छुए, उसके अंदर रोती हुई आत्मा से बात करे, बंदर की तरह उस पर चढ़कर उन शाखाओं तक चला जाए जो लड़की के आंगन तक गई थी। वहां से देख लेगा कि लड़की अंदर किसे रोटी खिलाती है। लड़की को भी बहुत पास से देख लेगा। बंदर की तरह डाल से चिपककर उसे कपड़े सुखाते, रोटियां ले जाते, नल पर पंजे धोते देख लेगा। उसके अंदर यह इच्छा हुक की तरह उठी, इतनी तेज कि वह उठकर खड़ा हो गया। दोनों आदमियों ने उसे देखा। वे समझे वकील आ रहा है। वे भी खड़े हो गए। लड़के ने उन्हें खड़े होते देखा तो चुपचाप बैठ गया। उसे घूरते हुए वे भी बैठकर बातें करने लगे। लड़का उनकी बातें सुनने लगा। वे रामलीला मैदान को खरीदना चाहते थे। वकील ने उनको बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उस जमीन के मालिक खुद दशरथ पुत्र भरत हैं। सैकड़ों साल पुराने दस्तावेज में इसके मालिक ने जमीन उनके नाम कर दी थी। अब सिर्फ भरत ही इसे बेच सकते हैं। उनके दस्तखत के बगैर जमीन नहीं बेची जा सकती। वकील ने उनको समझाया था कि एक ही तरीका है कि तुम सिद्ध कर दो कि भरत की मृत्यु हो चुकी है और तुम उनके वंशज हो। वकील ने यह भी कहा था कि वे लोग पहले नहीं हैं जो इस जमीन को लेना चाहते हैं। बहुत लोग पहले भी कोशिश कर चुके हैं, अंग्रेज भी कर चुके हैं। उसी समय ये पता चला था कि जमीन के मालिक भरत जी हैं। इसीलिए पिछले 130 सालों से भरत मिलाप इसी मैदान पर होता है। भरत मिलाप हर साल होता है, इसलिए भरत अब जीवित नहीं है, ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। वे अब सूर्यवंशी भरत के झूठे दस्तखत की कोई साजिश लेकर आए थे। दरवाजे पर खांसने की आवाज करता हुआ वकील घुसा। खांसने की आवाज करते हुए घुसना उसने मुगल बादशाहों के आने की घोषणा करने से सीखा था। वे दोनों खड़े हो गए। लड़का भी खड़ा हो गया। वकील सीधे चमड़े की कुर्सी पर बैठ गया। वे दोनों भी बैठ गए। लड़का भी बैठ गया। लड़के ने वकील को देखा। वह मोटा था, उसका पेट ज्यादा बाहर निकल आया था। वकील ने लड़के को देखा। वह समझा लड़का उनके साथ है। वह उनकी तरफ झुक गया। उन्होंने इशारे से उसे रोक दिया। लड़का उनकी बातें सुन सकता था, बाहर जाकर उनका भेद खोल सकता था। पहले इनका काम कर दे, उनमें से एक बोला। वकील फिर पीछे मुड़कर कुर्सी की पीठ से चिपक गए। वह चुपचाप लड़के को देख रहा था। उसके चेहरे की खाल कसी हुई थी। उसे लड़के का आना या खुद लड़का अच्छा नहीं लग रहा था। लड़का लड़खड़ा गया। मैं पीछे रहता हूँ, मेरी छत से आपकी गाय दिखती है। लड़का चुप हो गया। पीछे रहने या गाय की बात सुनकर वकील का चेहरा मुलायम हो गया। वह मुस्कुराया। लड़के की हिम्मत लौट आए। आपके घर में कत्थई फूलों वाला पेड़ है, वही जिसके तने से आंसू निकलते हैं। वह पेड़ ऊपर बहुत दूर तक फैला है, यहाँ से नहीं दिखेगा, मेरी छत से दिखता है। पतझड़ के कारण अभी उसमें पत्ते नहीं हैं, पर अब आने शुरू होने वाले हैं। फिर उसमें फूल आएंगे, बहुत सारे बड़े फूल। उनसे कपास के रेशे निकलते हैं। मेरी माँ को उनसे तकलीफ होती है। जब हवा मेरे घर की तरफ चलती है तो उन फूलों की गंध और कपास के रेशे मेरे घर तक आ जाते हैं, खिड़कियों से अंदर रसोई तक। माँ की सांस फूलने लगती है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे इन फूलों की गंध से, कपास के रेशों से बचाना जरूरी है। लड़का एक सांस लेकर चुप हो गया। वकील मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। उसे लंबे बयान सुनने की आदत थी। वे दोनों भी सुन रहे थे। पत्ते आना शुरू हो चुके हैं, फूल भी आएंगे, हवा भी चलने लगी है। इस मौसम से हवा भी पेड़ से होती हुई मेरे घर की तरफ आती है। तुम्हें कैसे पता? वकील अब बोला। उसकी आवाज खुरदुरी थी, जैसे किसी पत्थर पर रस्सी घिसी जा रही हो। क्या यही कि हवा इधर से तुम्हारे घर की ओर चलेगी? इस मौसम में यही होता है। उसमें खुले बालों की, सांवले खरगोश की, रोटियों की महक होती है। लड़के को अचानक लड़की याद आ गई। इससे हवा के चलने की दिशा कैसे पता लगती है? लड़का लड़खड़ा गया। उधर घरों में ये सब होता है। घरों से हवा कभी मेरे घर की तरफ भी चलती होगी। जी, लेकिन मुझे तो कभी रोटियों की, खुले बालों की या सांवले खरगोश की गंध नहीं आई। लड़के ने सिर झुका लिया। उसके बयान में गलती पकड़कर वकील खुश हो गया। खैर,
तो अगर आप पेड़ की केवल उन डालों को कटवा दें जो मेरी छत से दिखती हैं तो फूलों की गंध और कपास के रेशे नहीं आएंगे। पर पेड़ तो मेरा नहीं है, आपके घर में है, घर भी मेरा नहीं है। लड़के ने असमंजस में उसे देखा। ये सारी जमीन वक्फ की है, सारे घर भी उसी के हैं, इनका मालिक मुतवल्ली है, इन घरों के बारे में कोई भी फैसला वही ले सकता है। यह क्या होता है? क्या जो अभी आपने बोला? तुम इतना ही समझ लो कि वक्फ मतलब ट्रस्ट और मुतवल्ली मतलब बड़ा ट्रस्टी। मुतवल्ली की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तुमने बाहर दीवार पर पीला रंग देखा होगा, उसी ने करवाया है। गाय भी उसी ने बंधवाई है। दरवाजे पर दूध की बाल्टी लिए कोई आदमी मिला था, उसी का है। दूध भी उसी का है, उसके घर जा रहा था। मैं तो बाजार से खरीदता हूँ। ये पेड़ भी उसी का है। इसकी डालें कटवाने के लिए तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी। वह कहाँ मिलेंगे? दूर नहीं है, मुसाफिर खाने के अंदर उसका दफ्तर है, वहाँ सुबह बैठता है। अभी चले जाओ, मिल जाएगा। बाद में तुमने रास्ते में काले बिच्छू के तेल की दुकान देखी थी न? हाँ, उसी की है। बाद में वह काले बिच्छू खरीदता है, उनका तेल निकलवाता है, शीशियों में बंद करवाता है। उसका तेल बहुत मुफीद है, बहुत बिकता है। तुमने कोशिश की कभी? मेज पर कोहनियाँ रखकर वह थोड़ा आगे झुक गया। किस बात की? माँ की बीमारी के लिए इस तेल का इस्तेमाल करने की। हो सकता है उन्हें फायदा हो जाए, पेड़ न कटवाना पड़े। तुम चाहो तो मैं मुतवल्ली से बात कर लूँगा, वह इस बीमारी के लिए किसी नायाब बिच्छू का तेल बना देगा। उसके पास ऐसे बहुत बिच्छू हैं, उनका तेल वह बेचता नहीं है, अपने लिए रखता है, कई बीमारियों में इस्तेमाल करता है। क्या उससे सूजन ठीक हो जाती है? वह तो बिल्कुल हो जाती है। लकड़ी की टाल वाले को जरूरत है, उसे बाद में सूजन आ जाती है। वह तो आएगी ही। उसने एक तोता पाल रखा है, जैसे तोता हरी मिर्च पकड़ता है उस तरह वह औरत को पकड़ता है। सूजन तो आएगी ही। लड़के ने कभी तोते को हरी मिर्च पकड़ते नहीं देखा था। वह चुप रहा। खैर तुम मुतवल्ली से मिल लो, तेल जरूर ले लेना, एक शीशी टाल वाले के लिए भी। लड़का उठ गया। तुम एक दरख्वास्त दे दो, माँ की बीमारी का हवाला दे देना, उसके पास आदमी रहते हैं, जब चाहे उन्हें भेज दे, मैं पेड़ पर चढ़ा दूंगा। दरख्वास्त लिख लोगे न? उसने लड़के को देखा। लड़का चुप रहा। न लिख पाओ तो रुको, मेरा मुंशी आ रहा होगा, वह लिख देगा, उसकी फीस दे देना, मैं लिख लूंगा। लड़के ने सिर हिलाया। वकील ने भी सिर हिला दिया। वे दोनों आदमी अब तक ऊब चुके थे, उन्होंने भी सिर हिलाया। लड़के ने उनकी ऊब देखी। वह जाली वाले कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने एक बार फिर तने को देखा, उन पर फैलती शाखाओं को देखा। पत्ते बहुत तेजी से निकल रहे थे, अब वे 300 हो गए थे। शाखाओं पर दौड़ती गिलहरी उनमें फंस रही थी। लड़का वापस टूटे फव्वारे के पास आ गया। उसे भूख लग रही थी। कुछ ही देर में उसके पेट में आग लगने लगी। मुसाफिर खाना दूर था। लड़के ने सोचा घर जाकर कुछ खा ले, वहीं बैठकर दरख्वास्त भी लिख लेगा। घर लौटते समय लड़का फिर उसी गली से गुजरा। लौटते समय वह सोच रहा था कि मुतवल्ली के पास ये झूठ काम नहीं करेगा। बीमारी की बात करने पर हो सकता था कि मुतवल्ली उसे काले बिच्छू का तेल लगाने के लिए दे देता। कुछ दिन असर देखने के लिए कह सकता था, मरीज देखने घर भी आ सकता था। दवा का असर नहीं हुआ तब पेड़ की डालें कटवा देगा, वही कह सकता था। लेकिन तब तक पेड़ पत्तों से लद जाता, तब हो सकता था वह हरे भरे पेड़ को काटने से इनकार कर देता, अगले पतझड़ तक सब कुछ टाल देता। लड़का घर आ गया। तेज धूप में उसका चेहरा लाल हो रहा था। माँ उसे दरवाजे पर ही मिल गई। उसकी सुबह की बातों से वह नाराज थी। लड़के को दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि माँ है, चुटकी में मान जाएगी। वह माँ से लिपट गया। पेट में आग जल रही है, उसने अपना गाल माँ के कंधे से रगड़ा। कहाँ गया था सुबह से? माँ ने कंधा हटाकर गुस्सा दिखाया। लकड़ी की टाल। लड़के ने फिर गाल कंधे से सटा दिया। इस बार माँ ने नहीं हटाया। क्यों? दोस्त के घर में हवन है, उसके लिए लकड़ियाँ लेनी थी। लड़के ने झूठ बोल दिया। लड़के को अचानक ध्यान आया कि वह बहुत सहजता से झूठ बोल रहा है, इतना कि उसे सोचना भी नहीं पड़ रहा। हवन की बात से माँ खुश हो गई। वह अंदर आ गई। लड़का भी पीछे पीछे आया। माँ रसोई में आई। उसने लड़के के लिए मखाने की खीर और हरे चने बनाए थे। लड़का फर्श पर बैठ गया। माँ ने उसके सामने थाली रख दी, खुद भी सामने बैठ गई। लड़का मखाने और हरे चने खाने लगा। खाकर उसे दरख्वास्त लिखनी थी। उसने वकील से कह दिया कि लिख लेगा, लेकिन उसने कभी दरख्वास्त नहीं लिखी थी।
तुम दरख्वास्त लिख सकती हो? उसने माँ से पूछा। माँ को भगवान के नाम दरख्वास्त लिखते उसने कई बार देखा था। क्यों? माँ ने उसे देखा। किसे लिखवानी है? मैंने सुबह छत से देखा, सामने पेड़ के बीच से अपने टेलीफोन के तार आए हैं। पेड़ पर पत्ते आने लगे हैं, कुछ ही दिनों में वे तारों को ढक लेंगे। उन पर ओस रुकेगी तो उसकी नमी तारों में पहुंच जाएगी, उससे फोन खराब हो सकता है। पत्तों से नहीं भी हुआ तो जब फूल आएंगे तब होगा। फूल से कपास उड़ेगी, तारों पर चिपक जाएगी। लड़के ने घबराहट में ढेर सारे चने मुंह में भर लिए थे। इतना बोलकर वह धीरे धीरे उन्हें चबाने लगा। क्या फोन बंद हो जाएगा? माँ चिंतित हो गई। वह अपनी माँ से फोन पर रोज एक बार बात करती थी। बंद न भी हो तो भी लगेगा जैसे फोन के ऊपर कोई सिसकियां ले रहा है। कुछ सुनाई नहीं देगा। हाँ, सिसकियों में बोला हुआ सुनाई नहीं देता। माँ चिंतित थी। उसकी माँ जब फोन पर सिसकियां लेती थी वह कुछ समझ नहीं पाती थी। तुम खा लो, मैं दरख्वास्त लिख देती हूँ। लड़का खुश हो गया। उसने जल्दी में मखाने की खीर पी ली, चने निगल लिए, उठ गया। माँ उठकर कमरे में आ गई। लड़के ने उसे कागज कलम दिया, बताया कि दरख्वास्त मुतवल्ली के नाम लिखनी है कि वह इस पेड़ की उन शाखाओं को कटवा दे जो तारों के पास हैं। माँ दरख्वास्त लिखने बैठ गई। लड़का लड़की को देखने छत पर चला गया। आंगन खाली था। लड़की को उसके आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लड़के को भी लड़की के दिखने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी बिना उम्मीद की एक उम्मीद थी। तभी ऊपर से एक हवाई जहाज शोर करता गुजरा। जहाज देखने के लिए लड़की दौड़ती हुई आंगन में आई। जहाज आंगन से छत की तरफ आ रहा था। जहाज को देखते हुए लड़की की निगाह छत पर गई। उसने जहाज देखना छोड़ दिया। वह लड़के को देखने लगी। वह नंगे पांव भागी आई थी। धूप तेज थी। आंगन की ईंट पर उसके तलुए जलने लगे। वह खड़ी थी पर जल्दी जल्दी पैर बदल रही थी। इस धूप में आंगन में यूं ही खड़ी हुई वह डर रही थी। डर, तलुओं की जलन से वह देर तक नहीं रुकी। हाथ उठाकर उसने इशारा किया और चली गई। लड़का खुश हो गया। उसने पेड़ को देखा, 430 पत्ते हो गए थे। आंगन का नल थोड़ा ढक गया था। लड़की अगर पांव धोती तो उसके पंजे नहीं दिखते, शाखाएं नहीं कटी तो इसी तरह एक रोज लड़की भी नहीं दिखेगी। लड़का उदास हो गया। उसकी उदासी इतनी बड़ी कि वह घबरा कर नीचे उतर आया। माँ ने दरख्वास्त लिख दी थी। बिना कुछ पढ़े उसने कागज जेब में रखा और तेजी से बाहर निकल गया। मुसाफिरखाना शहर के बीच में था। बरसात के दिनों में जब नदी घाट की ऊपरी सीढ़ियों को डुबो देती थी और नावें उल्टी करके रख दी जाती थी और पुल से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में बैठे लोग नदी में जॉर्ज पंचम और विक्टोरिया के सिक्के फेंकते थे, उन दिनों मुसाफिरखाना भरा रहता था। आसपास से या दूर दराज से भी लोग मेलों में आते थे, मुर्दनी में आते थे, शादियों में आते थे, फसल कटने पर, मन्नत पूरी होने पर आते थे। नदी सूखती गई। मुसाफिरखाने की दीवारों में दरारें पड़ गईं। कोनों में मकड़ियों ने जाले बना लिए। छत पर हरे पत्तों वाले पौधे उगाए। मुसाफिरखाने को रुपए देने वाले घर खुद भूखे हो गए। लोगों ने भी फसलों, बीमारियों, मुर्दनी और मन्नतों में आना छोड़ दिया। आज़ादी के बाद इसमें दफ्तर खोल दिए गए। जन्म लेने और मरने की खबर का दफ्तर, टीके लगाने, मरे जानवर उठाने का, गुमशुदाओं को ढूंढने का दफ्तर खुल गया। बाहर इनकी पट्टियां लगी थीं। पहले वह हवा में लटकी फिर टूटकर नाली में गिर गईं। इसी मुसाफिरखाने में वक्फ का दफ्तर था। लड़का मुसाफिरखाने की 3 टूटी सीढ़ियां चढ़कर ऊंचे दरवाजे से अंदर गया। अंदर एक खुली जगह के चारों ओर चौकोर गलियारा था। उसके 7 कमरे बने थे। कमरों के बाहर नाम की पट्टियां लटक रही थीं। गलियारे के एक कोने में 2 घड़ों में पानी रखा था। एक घड़े के ऊपर हैंडल वाली छोटी सी लुटिया रखी थी। गलियारे के बाहर की खुली जगह में क्यारियां थीं, उनमें पौधे थे। पहला बड़ा कमरा ही वक्फ का था। लड़का कमरे में गया। बड़ी सी मेज के पीछे दोहरे बदन का एक आदमी बैठा था। वह मुतवल्ली था। उसके सामने की कुर्सी पर एक आदमी था। उसकी कुर्सी के साथ की 2 कुर्सियां खाली थीं। मुतवल्ली ने लड़के को देखा, कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। लड़का कुर्सी पर बैठ गया। वे दोनों बातें करने लगे। लड़के ने कमरे में नजर दौड़ाई। मुतवल्ली के पीछे की दीवार के दोनों सिरों पर लंबी खिड़कियां बनी थीं। एक से धूप आ रही थी। कमरे में उसी की रोशनी थी। उसी रोशनी में खिड़कियों की सलाखों का भूरा जंग चमक रहा था। नीचे की धूल भी। दूसरी खिड़की के पीछे सड़क दिख रही थी। सड़क पर दरगाह पर चढ़ाने वाली चादर के चारों कोने पकड़कर लड़के पैसे मांग रहे थे। एक मदारी जमूरे को जमीन पर लिटाने की तैयारी कर रहा था। बांसुरी बजाता एक आदमी कंधे पर ढेर सी बांसुरी, रंगीन गुब्बारे, गुलिल, रंगीन लट्टू, कागज के जानवर लटकाए जा रहा था।
एक लड़की और लड़का उसकी धुन पर नाचते हुए उसके पीछे जा रहे थे। बिच्छू के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, मुतवल्ली के सामने बैठा हुआ आदमी बोल रहा था। मुतवल्ली बहुत ध्यान से सुन रहा था। सच तो यह है कि जानवरों के बारे में भी नहीं जानते। इनके अंदर अनमोल खजाने छुपे होते हैं, उनके बारे में भी नहीं जानते। उनकी खाल, उनके जहर, उनकी लार, उनकी नीचे की गोलियां, नाखून, बाल तक में हर बीमारी का इलाज है। जिस दिन इंसान जानवरों के अंदर छुपी इस ताकत को जान लेगा, सब कुछ बदल जाएगा। न कोई बूढ़ा होगा, न मरेगा। मकड़ी के जाले का तार, बिच्छू का जहर। वह आदमी फर्श तक झुका, झोले के अंदर से कांच की बड़ी शीशियां निकालकर मेज पर रखी। मेरे पुरखे जानते थे। तभी सैकड़ों सालों से लोग हमारे पास आते हैं। अब रेगिस्तान के इस बिच्छू को देखिए, दुनिया का सबसे जहरीला जानवर है। इसकी दुम देखिए, हमेशा धनुष की तरह ऊपर उठी रहती है, डंक मारने को तैयार। रेगिस्तानी लोमड़ी, कंगारू, चूहा तक इसके जहर से नहीं बचते। इसमें तेल बहुत कम होता है, पर जितना होता है अमृत समझिए। और इसे देखिए, उसने एक और बड़ी शीशी आगे बढ़ाई। पहाड़ों की चट्टानों में रहने वाला। रूम के लोग अपने चोगे का एक हिस्सा इसके जहर से रंगवाते थे। कभी अचानक मरना पड़े तो उसे चाट लेते थे। बहुत से लोग इस तरह मरे हैं। मैंने तो सुना है कि सुकरात को भी इसी का जहर दिया गया था। लड़का भी मेज पर झुककर बिच्छू देखने लगा। उसने पहले कभी बिच्छू नहीं देखा था। कांच की बड़ी शीशी में बंद होने के बाद भी वह डरा रहा था। उसकी खाल बटी हुई रस्सी की तरह और चमकीली थी। लड़के ने इतना गहरा काला रंग कभी नहीं देखा था, न बादलों में, न लड़की के बालों में, न शहतूत में। लड़के ने सिर उठाकर मुतवल्ली को देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। पर मुझे जिंदा नहीं चाहिए, वह बोला। वह मैं दूंगा भी नहीं। उस आदमी ने शीशियां वापस झोले में रख लीं। मार कर ही दूंगा, तेल आप निकालिएगा। उसने एक बार लड़के को देखा, फिर उठ गया। बाकी बातें शाम को दुकान पर करूंगा। तब तक मैं मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ, वहां भी इनकी जरूरत है। पर उन्हें ये मत देना। नहीं, उन्हें तो दुम निकले हुए मामूली बिच्छू दूंगा जो मारे मारे फिरते हैं। ये आपके लिए रहेंगे। उसने पायजामे का नाड़ा खोलकर बांधा, फिर झोला कंधे पर लटकाकर चला गया। हाँ, मुतवल्ली अब लड़के की ओर मुड़ा। लड़के ने जेब से दरख्वास्त निकालकर उसे दी। मुतवल्ली ने मेज पर रखा चश्मा आंखों पर चढ़ाया। दरख्वास्त पढ़ी, चश्मा उतारकर मेज पर रखा, चश्मे के पास कागज रखा। लड़के को देखा, फिर हंसा। कमाल है, एक पेड़ की डालों से इतनी दुश्मनी, जैसे वह बिच्छू हो। अभी कुछ देर पहले इन्हीं डालों को काटने की एक दरख्वास्त और आई है। उसने दराज खोली और एक कागज निकालकर लड़के के सामने रख दिया। उस पत्थर में लड़के ने 5 झूठ बोले। उस पत्थर में लड़की ने कितने बोले पता नहीं, पर पत्ते आने से पहले पेड़ की शाखाएं कट गईं। कहानी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कानपुर स्टोरी डेयरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।